तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पावर शेयरिंग, जो हमारा सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 है। और इस वीडियो में मैंने इसे बहुत शॉर्ट में बनाया है क्यों, ताकि आप लोग को टेंशन ना हो कि इतना लंबा वीडियो है, हमारा एग्ज़ाम करीब है, तो इसलिए मैंने इसे बहुत शॉर्ट में बनाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे तो इसे आप याद कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम में 95% तो कवर हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर। सबसे पहले कलर चूज़ कर लेते हैं। कलर हम लोग ले लेते हैं ब्लू। चलिए, पावर शेयरिंग का मतलब क्या होगा? एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इज इम्पॉर्टेंट टू डिज़ाइन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब सेकंड हम जाते हैं केस ऑफ बेल्जियम में। ये तो पावर शेयरिंग की डेफिनेशन होगा। अब बेल्जियम में हुआ क्या था तो वो देखते हैं। तो बेल्जियम क्या था? एक स्मॉल कंट्री था यूरोप का। बेल्जियम है एक स्मॉल कंट्री है यूरोप का। ठीक है, उसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है और वो अपनी जो बाउंड्री लाइन है उनकी, तो वो किस किस से शेयर करता है, कौन कौन से कंट्री से? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग। ठीक है, अब हम उसके एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम पढ़ेंगे। एथनिक क्या क्या हुआ था वहाँ उसके अंदर, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कितने, मतलब कौन कौन से पीपल रहते थे क्या, और उसकी कैपिटल कैसे बनी बेल्जियम। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसके लिए ग्रीन सही रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम इसके कम्युनिटीज़ पढ़ेंगे कि क्या है इसमें, कौन कौन से रिलीजन इसमें रहते थे बेल्जियम में। तो देखते हैं हम, यहाँ पे 59% डच लोग रहते थे और 40% फ्रेंच लोग रहते थे। तो डच जो लोग रहते थे वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे। फ्लेमिश रीजन हमारा ये वाला रीजन है, ये फ्लेमिश रीजन हमारा। और जो फ्रेंच लोग रहते थे, फ्रेंच पीपल जो 40% है, वो हमारा वेलोनिया रीजन में रहते थे। वेलोनिया रीजन हमें, ये रेड वाला रीजन जो है उसे वेलोनिया रीजन बोलते हैं। ये जो आप यहाँ पे गोल आकार करके देख रहे हैं, यहाँ पे जो ऐसा लाइन बनी हुई है, ये जर्मन स्पीकिंग क्लास है जो ये इस जगह पे रहते हैं, इस पर्टिकुलर स्टेट पे। और ये हमारा जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपको, ये ब्रुसेल है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब हम इसके ब्रुसेल के कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर रखेंगे ब्लू। ठीक है, तो इसमें क्या था कि हाउएवर इन द कैपिटल ऑफ बेल्जियम दैट इज़ ब्रुसेल, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन वाज ऑफ माइनॉरिटी। मतलब जो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वो बहुत कम तादाद में थी। फ्रेंच वर रिच एंड पावरफुल विच वाज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी। जो फ्रेंच पीपल थे वो ज़्यादा पावरफुल थे और डच स्पीकिंग कम्युनिटी को दबा रहे थे। और 1950 1916 में क्या हुआ था कि दोनों के बीच में टेंशन हो गया था, मतलब लड़ाई हो गई थी दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में ब्रुसेल में। ठीक है, और अगर हम ब्रुसेल के बारे में बात करें तो वहाँ पे 20% डच हैं और 80% फ्रेंच से। ठीक है, अब हम जाते हैं केस ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में क्या होता है और उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि आइलैंड नेशन ऑन द साउथ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। जो श्रीलंका है वो एक, तमिलनाडु जो हमारा इंडिया में स्टेट है उसके जस्ट बाजू में बोल सकते हैं आप, या फिर अगर लोकेट करना है तो कुछ डिस्टेंस में श्रीलंका आता है। ठीक है, तो वो भी आइलैंड नेशन ही है, उसका कहलाएगा, साउथ कोस्ट में है वो। और अगर हम उसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। चलिए अब एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका पढ़ते हैं। तो एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका में क्या हुआ कि उसमें 74% सिन्हाला स्पीकर्स थे, 18% तमिल स्पीकर्स थे, 13% श्रीलंकन तमिल्स थे और इंडियन तमिल्स। मतलब इसमें बोला ये जा रहा है कि 74% सिन्हाला स्पीकर्स थे वो तो वहाँ के पहले ही रहने वाले थे, 18% तमिल स्पीकर थे, मगर जो 13% जो श्रीलंकन तमिल्स थे और इंडियन तमिल्स, इसमें क्या है कि ये
इनके फोर फादर्स यहाँ पे आके रहने लगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे हम, अब बढ़ते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका पे। तो उसमें क्या हुआ था, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका में क्या हुआ था कि जो तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, जो तमिल नेटिव्स थे वो उन्हें श्रीलंकन तमिल्स बोलते थे। इंडियन तमिल्स आर दोज whose forefathers came from India for plantation worker during the colonial period। जब colonial period आया था तो जो इंडिया में जो तमिल्स रहते थे उनके जो फोर फादर्स, मतलब इंडियन तमिल्स जो इसमें अभी श्रीलंका में हैं, उनके जो फोर फादर्स जो यहाँ पे एज अ टी प्लांटेशन वर्कर वो आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि वहाँ पे इंडिया में कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, इसलिए वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर इस जगह पे, मतलब अपना माइग्रेट करके इस जगह पे आ गए थे, तभी से वो यहाँ रहने लगे। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन उनके बीच होने लगा, ठीक है। तो श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री। तो जो श्रीलंकन तमिल्स है वो लोकेट है नॉर्थ ईस्ट कंट्री पे, ठीक। अब हम इसके कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, रिलीजियस कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो उसमें क्या बता रहा है रिलीजियस कॉम्पोजिशन में, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग ऑफ द पीपल और बुद्धिस्ट 74%, मतलब जो उसमें ज़्यादातर सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे और वो बुद्धिस्ट थे, 74% थे, उसकी तादाद ज़्यादा थी। मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम, ज़्यादा जो तमिल्स थे वो हिंदू या फिर मुस्लिम थे। और 7% क्रिश्चियन थे दोनों जगह पे, तमिल में भी और सिन्हाला में भी। चलिए अब मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका पढ़ेंगे। तो उसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए मेजॉरिटिज्म किसे बोलते हैं। ऑफ बिलीव दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड रूल द कंट्री द वे दे वांट। इसका मतलब ये है कि ऐसा बिलीव, मतलब ऐसी भावना कि हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी है वो सब एक कंट्री को जैसा चाहे वैसा रूल कर सकते हैं, ऐसा मतलब सिचुएशन आ गया था इसमें। मेजॉरिटिज्म का मतलब यही होता है। और श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे तो श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। तो आप देख सकते हैं श्रीलंका हमारे इंडिया के 1 साल बाद इंडिपेंडेंट हुआ था। और द लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी dominated by the government, the democratically elected government adopted a series of majoritism measure to establish Sinhala supremacy। तो इसमें क्या बोला है कि डेमोक्रेटिकली जो गवर्नमेंट थे जिन्हें वो वोट दे के राइज करवाए थे, तो मेजॉरिटिज्म के हिसाब से जो उन्होंने एक सिन्हाला सुप्रीमेसी लॉन्च करवा दी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो उसमें 1956 में क्या हुआ था कि जो सिन्हाला जो थे उनकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दी गई थी रिगार्ड्स टू तमिल, और गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी पोजीशन उन्हें दी गई थी। फिर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था स्टेट में ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके फॉस्टर ऑफ बुद्धिज्म। अब हम इसमें पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ तमिल्स। रिएक्शन ऑफ तमिल्स में क्या हुआ था, तो रिएक्शन ऑफ तमिल्स में बताया गया है कि लॉन्च पैंटीज एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजिंग तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, रीजनल ऑटोनॉमी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो ये सब तमिल लोग चाहते थे, बट ये सब उन्हें नहीं मिला था, पता नहीं क्यों। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ज़्यादा प्रायोरिटी सिन्हाला को दी जा रही थी, तमिल ज़्यादा रीजन ऑफ तमिल के आए थे उन्हें नहीं दी जा रही थी, ठीक है। 1980s में सेवरल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल ईलम। ईलम यानी स्टेट होता है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इन द नॉर्थन ईस्ट पार्ट ऑफ द श्रीलंका। हाउएवर द डिमांड्स ऑफ तमिल्स वर नॉट कंसिडर्ड दिस मोड ऑफ फील लाइक आउटसाइडर्स। तो तमिल के डिमांड वो उनके कंसिडर नहीं कर रहे थे, उन्हें बॉयकॉट कर रहे थे। इसके कारण जो तमिल पीपल थे वो उनको फील हो रहा था कि हम बाहरी जगह से आए हुए हैं, हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, कोई हमें देख नहीं रहा है, ऐसा कुछ। तो ये इसके कारण से
एक सिविल वॉर हो जाता है, उसमें 1000 पीपल मर जाते हैं। ठीक है, अब अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम हम पढ़ेंगे, जिसमें हमें बताया जाएगा कि बेल्जियम में क्या क्या हुआ था, कैसे वो यूनाइट हुआ था और क्या क्या फेसेस उसमें करने पड़े थे और कैसे। तो ठीक है, चलिए करते हैं। इन बेल्जियम रेदर देन द डिस्कवरिंग द डिफरेंस ऑफ गवर्नमेंट टुक मेजर्स द अकोमोडेट देम। मतलब जो गवर्नमेंट थी वो उन्हें लड़ाने की जगह नहीं, बल्कि लड़ाना नहीं चाहती थी, बल्कि उन्हें एक साथ करना चाहते। उनके लिए उन्होंने कुछ स्पेशल चीज़ किए थे, जैसे कि रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ कल्चरल एंड रीजनल डिफरेंसेस, अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार बदला था इसके कारण, ताकि कोई भी जो कम्युनिटी है उसमें जो कल्चरल और रीजनल के डिफरेंसेस जो भी हैं उनके अंदर, तो वो सब एक दूसरे से लड़ाई ना हो जाए उनकी। मतलब जैसे बोल सकते हैं कि उन्हें एक फील ना हो कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। ठीक है, अब हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे बेल्जियम मॉडल के, तो चलिए करते हैं। तो इसमें बोला गया है बोथ फ्रेंच एंड डच गॉट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या इस केस में क्या हो रहा है कि उसमें बेल्जियम में जो फ्रेंच पीपल और डच पीपल थे उन्हें दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट, बट हमने जो ऊपर श्रीलंका के बारे में पढ़ा था उसमें ऐसा नहीं दिया था। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, सेपरेट गवर्नमेंट ब्रुसेल्स विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द कम्युनिटी। इसमें दोनों को बराबर हिस्सा दिया गया था। कम्युनिटी गवर्नमेंट वॉज इलेक्टेड फॉर हैंडलिंग कल्चरल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट ने जो कम्युनिटी बनाई थी, जो इलेक्ट हुआ था हमारा, वो एक पर्टिकुलर कल्चर लैंग्वेज जो भी इशू थे उनके, तो वो सब रिसॉल्व कर सके। मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन विद ब्रुसेल एज हेडक्वार्टर्स। बहुत सारे जो कंट्री है यूरोप के, वो साथ में आए ताकि एक यूनियन बना सके, यूरोपियन यूनियन विद ब्रुसेल। ब्रुसेल को हेडक्वार्टर भी घोषित कर दिया गया था इसी के कारण। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों अच्छा है? तो इसके 2 कारण होते हैं, एक प्रूडेंशियल रीजन होता है, एक मॉरल रीजन होता है। तो प्रूडेंशियल रीजन क्या कहता है? हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। मतलब ये मदद करता है कि जो भी भेदभाव है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, या जो भी एंगरनेस है ये 2 कम्युनिटी के बीच में या 2 सोशल ग्रुप के बीच में, वो हटा सके। और मॉरल रीजन क्या कहता है? पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब पावर शेयरिंग क्या है? एक स्पिरिट है डेमोक्रेसी का। ठीक है, चलिए अब हम पावर शेयरिंग कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने टाइप के होते हैं, वो हम समझेंगे। तो पावर शेयरिंग बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। पहले पावर शेयरिंग का मतलब समझ ले क्या होता है। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ द ऑल पॉलिटिकल पावर इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। बहुत फॉर्म्स वो मतलब लिए जा सकते हैं। अब जैसे देखते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बताएगा पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। ईच ऑर्गन मेंटेन सिस्टम चेक बैलेंस। इसे चेक बैलेंस क्यों कहते हैं आपको पता है? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को एक पावर दी गई है, तो ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और इसने ये पर्टिकुलर चीज़ की है कि नहीं की, ये क्या ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा। और अगर वर्टिकल की बात करें तो उसमें बोला पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स। 3 लेवल के गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। ठीक है, और सच गवर्नमेंट आर कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। तो इस टाइप के गवर्नमेंट को हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के मार्क्स में आ सकता है। अगर 3 नंबर के मार्क्स में आएगा तो इसे आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्जाम्पल दे के। ठीक है,
When such power distribution are followed, the constitution lays down the power of each tier of government. जब ये पावर को डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इसे जब ये तीनों मानते हैं तो इसमें क्या होता है कि 3 पार्ट में पावर डिवाइड हो जाता है तीनों गवर्नमेंट में। एक पहला सेंट्रल में डिवाइड हो जाता है, स्टेट में और लोकल में। सेंट्रल किसके लिए रहता है? ताकि वो पूरे नेशन को देख सके। स्टेट ताकि वो पूरे जो स्टेट में जो परेशानी हो रही है, वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो उसको देख सकते हैं। बट जो छोटे छोटे रीजन्स होते हैं वो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट ही देख सकती है, क्योंकि जो सेंट्रल है वो तो पूरे नेशन के बारे में देखेगा तो उसे उतना पता नहीं होगा कि बहुत अंदर डीप क्या हो रहा है। और स्टेट तो अपने स्टेट के बारे में देखेगा, क्योंकि स्टेट बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर का अगर सब पार्ट्स में वो देखेगा तो उसे पता नहीं चलेगा। इसलिए लोकल गवर्नमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसे पावर दी गई है, वरना नहीं देते। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में क्या है? ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप और दूसरा अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। तो पहला क्या होता है? अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो इसका मतलब क्या है? पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, एथनिक ग्रुप्स। एम्पावर सोशली वीकर सेक्शन डजंट मेक देम फील एलिएंटेड। एग्जाम्पल कम्युनल गवर्नमेंट इन बेल्जियम। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पावर है ये 3 सोशल ग्रुप में मतलब चले जाता। पहला रिलीजियस ले लो, लिंग्विस्टिक ले लो, एथनिक ग्रुप्स ले लो। ठीक है, रिलीजियस नहीं जैसे आप किस कास्ट के हैं उसमें, जैसे मुस्लिम हो गया, हिंदू हो गया, क्रिश्चियन हो गया, तो कोई मतलब इन्हें बांट देता है। और इसमें बोला गया है कि जो सबसे वीकर सेक्शन होते हैं तो उन्हें पावर दी जाती ताकि वो थोड़ा राइज कर सके। ठीक है, और इससे इन्हें ये ना लगे कि हम अलग है, हमें कुछ नहीं होता, हम मतलब कुछ नहीं आता हमें, हम कैसे इस देश को मतलब इसकी भलाई कर सकते हैं, इनके प्रॉब्लम फेस करवा सकते हैं, इनके प्रॉब्लम को सुधार सकते हैं। तो ऐसा उन्हें नहीं फील आए और अलग फील ना हो, इसलिए इन्हें पावर दी गई है। दूसरी बात करें इसका एग्जाम्पल तो हमारा कम्युनल गवर्नमेंट इन बेल्जियम है। बेल्जियम में जो दिया हुआ गवर्नमेंट वही है। ठीक है, आप पढ़ लेना उसको। अब हम अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और एंड मूवमेंट्स में आएंगे। तो उसमें वाला इंटरेस्ट ग्रुप सच एज इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, ट्रेडर्स एक्सेट्रा। शेयरिंग ऑफ पावर अमंग वेरियस मूवमेंट ग्रुप्स, एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट विच मोर देन द पॉलिटिकल पार्टी कम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो जिन ग्रुप का इंटरेस्ट है, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट का हो गया, फार्मर्स हो गया, ट्रेडर्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, तो वो अपने पावर्स को शेयर करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। अब इसके एग्जांपल ले लो, अगर कोलिजन गवर्नमेंट लेंगे तो कोलिजन गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? मिली जुली सरकार। जैसे आपने देखा होगा कांग्रेस में, अगर हम कांग्रेस को बीजेपी से मिला दें, ऐसा तो होने वाला नहीं है, बट फिर भी एज्यूम कर लो, अगर उसको मिला दे, 2-3 पार्टी कांग्रेस से मिल जाती है तो उसे कोलिजन ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे। इसमें क्या होगा कि जब वो पावर में आएगी, वो गवर्नमेंट पावर में आएगी, तो उसमें सिर्फ कांग्रेस का सिर्फ पावर नहीं रहेगा, उसमें जितने भी अलग अलग पार्टीज थे उनके पास भी पावर रहेगा। बिना उनके परमिशन के वो कोई भी चीज़ नहीं कर सकता। उन्हें उसके साथ मशवरा करना पड़ेगा, मतलब उसके साथ डिस्कस करना पड़ेगा उन पार्टीज़ के साथ जिनके साथ उसने कोलिशन बनाया है। ठीक है, अगर इसमें 2 सवाल भी उठते हैं। 2 सवाल के तौर पर अगर हम देखें तो कैन यू थिंक अबाउट टाइम्स व्हेन पावर वॉज शेयर्ड अमंग द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। क्या आप सोच सकते हैं एक टाइम आएगा जब पावर शेयर कर दिया जाएगा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में? ये है। और दूसरा है इन इंडिया इज़ द पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली और बोथ। ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इम्पॉर्टेंट कर देते हैं। इसे ये आपका होमवर्क है और इसे आपको करना है। ठीक है, तो ये हमारा एंड हो गया, ये हमारा एंड है इस सेशन का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।
मगर इतना याद रखिएगा कि ये वीडियो आपके जस्ट रिवीजन के लिए है। जिन्होंने इसे पूरा नहीं पढ़ा है इस चैप्टर, तो उनके लिए बस ये है। और अगर जिन्होंने पढ़ लिया है तो वो इसे देख भी सकते हैं, बट जो उनके पास माइंड में पहले से सेटअप है कि उन और भी ज़्यादा था, कुछ इसमें और एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है, तो वो एक बार बुक के साथ गो थ्रू कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे के पास नोट्स नहीं हैं कि लास्ट मोमेंट में कैसे पढ़ें, क्या करें, तो उनके पास ये चली जाए। थैंक यू।